Hello, Dr. Saab. Welcome again to yet another session of Health Conversations. आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। सर, ये क्या होता है और कब हम ब्लड प्रेशर को हाई मानते हैं? नमस्ते। आज का प्रश्न बहुत ही समकालीन है। आज एक समस्या जो आपने उठाई है, हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर की, उच्च रक्तचाप की, ये शहरों, देहातों, अमीरों, गरीबों, इवन कम उम्र के लोगों में भी आजकल पाया जाने लगा है। और इसके बारे में सटीक जानकारी एक आम आदमी को होना बहुत ही जरूरी है। आप जानते हैं कि आपके जन्म के पहले से ही आपका दिल, हार्ट धड़कने लगता है और रक्त का संचार शरीर में करना शुरू कर देता है। जी। और रक्त संचार में एक प्रेशर होता है। एक पहला होता है, पंप करता है जिस प्रेशर से हार्ट, जिसमें कि ब्लड चारों तरफ पूरे शरीर में जाता है, उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। और जिस प्रेशर पर पूरे शरीर में रक्त दौड़ता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। इन्हीं दोनों को मिला करके हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, जी। जो अमूमन एक साधारण आदमी में 120/80, जी। 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक माना जाता है। जी। अब इसी में अब बढ़ोतरी होती है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। अब आप समझिए, 120/80 जब मैंने आप लिमिट फिक्स कर दिया, तो किस पर आप हाइपरटेंशन कहेंगे, उच्च रक्तचाप कहने लगेंगे। जी। तो अगर लगातार एक दो जांच में आपका 140 ऊपर का और नीचे वाला डायस्टोलिक 90 हो जाए, तो आप माइल्ड हाइपरटेंशन हो गए, उच्च रक्तचाप के हो गए आप। जी। और यदि आपका रक्तचाप 180 सिस्टोलिक ऊपर है या उससे ज्यादा है और नीचे वाला डायस्टोलिक 120 या उससे ज्यादा है, तो आप एक सीवियर हाइपरटेंशन पेशेंट हो गए, जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन तक की नौबत आ सकती है। जी। ये बेसिक लाइन आप समझ लीजिए। और आप जब कभी अपने किसी डॉक्टर से या चिकित्सक से या स्वयं ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो इस बात को पूरा ध्यान रखिए कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। जी। अब आप समझ चुके होंगे कि कब हाइपरटेंशन कहें। सर, हाइपरटेंशन के बारे में आपने समझाया। अब आप हमें ये बता सकते हैं क्या कि हाइपरटेंशन का खतरा किन वजहों से ज्यादा होता है? हाइपरटेंशन का खतरा, जहाँ तक हम मेडिकल साइंस में बताते हैं, बच्चों को बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो कुछ फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट है। एज, आपका एज, उम्र ज्यो ज्यो बढ़ता है तब तब जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कम हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। जी। सो दैट कि जब ब्लड का फ्लो उसमें होता है तो थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जी। और 45 की उम्र के आसपास आते आते अगर वो सावधानी नहीं बरतें तो उनका ब्लड प्रेशर जरूर कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। जी। दूसरी बात है सेक्स। मेल्स में अमूमन 45 के आसपास चेंजेज आ जाते हैं ब्लड वेसल्स में, और उसमें बीपी की संभावनाएं, हाई बीपी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन लेडीज में टिल मेनोपॉज they are protected by a hormone known as estrogen. So the protective effect of estrogen saves them, and they do not, mostly they do not tend to suffer जी। from hypertension. However, this is not the exception. जी। रेस, रेस आप जानती है, व्हाइट एंड ब्लैक रेस, तो अफ्रीका में और लेटिन नस्ल के लोगों में ये बहुत कम पाया जाता है। अच्छा। एंड हेरिडिटरी जो है फोर्थ फैक्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
It plays a very important role in this. जी अब ये तो कॉमन बात मैंने बता दिया, लेकिन सबसे जरूरी बात है व्हाट आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, मतलब कौन सी चीज ऐसी अवस्थाएं हैं जो हाइपरटेंशन को बढ़ाने में मदद करती हैं। सबसे पहली बात है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा को आप कैसे देखती हैं? आप सबके पास आज एंड्रॉयड फोन है जिसे स्मार्टफोन कहते हैं। उसमें आप अपनी हाइट और अपना वेट दोनों डालें और बॉडी मास इंडेक्स निकालें। अगर बॉडी मास इंडेक्स आपका ज्यादा आता है तो आप या तो बॉर्डर लाइन ओबेस हैं या ओबेस हैं, यानी आप मोटापा के शिकार हैं। जी तो आपका जितना ज्यादा वजन होगा, जी आपके दिल को ऑक्सीजन उतने ही ज्यादा मात्रा में ब्लड पंप करना होगा ताकि ऑक्सीजन पहुंचे, जी और हार्ट पर ज्यादा जोर पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आपका हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो सिस्टोल थोड़ा ज्यादा प्रेशर में भेजना पड़ता है ब्लड को। इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंस कि जब आप मोटाते हैं, मोटा हो जाते हैं, तो चर्बी आपके धमनियों में जम जाती है और अच्छा वो नैरो भी होने लगती है। तो नेचुरली द रेजिस्टेंस which your blood is facing, जी it becomes high. So that also leads to high blood pressure. So मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर होने का। अब मोटापा से जुड़ा हुआ दूसरी चीज है क्या? शारीरिक गतिविधियों, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम। अच्छा आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो अपना एनर्जी बर्न करते हैं, फैट को बर्न करते हैं। इससे आपका हार्ट रेट भी रेगुलेट होता है और रेजिस्टेंस भी ब्लड वेसल्स में कम होता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। साथ साथ ब्लड वेसल्स का लचीलापन भी बना रहता है। जी That is very important. So physical activity is very important for your life to maintain the blood pressure to the optimum normal level. जी जी तीसरा, अब सवाल है कि तीसरा, आप अपने शरीर को खुद बर्बाद करना, अर्थात तंबाकू एवं शराब का सेवन करना। तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जिसे बहुत तरह से लिया जाता है। कुछ सिगरेट पीते हैं, कुछ खैनी खाते हैं, कुछ बीड़ी पीते हैं, कुछ अदर्स मोड ऑफ लेते हैं, नाक से लेते हैं। इन सारे तंबाकुओं का असर है कि ये जो है इसका केमिकल ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन को नैरो करता है। ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन जब नैरो होगा तो क्या होगा? जिस फोर्स में ब्लड जाता था नॉर्मली, उससे ज्यादा फोर्स में जाएगा तो जी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल तंबाकू एक ब्लड प्रेशर होने का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कारण है, इसलिए इसका सेवन से पूरी तरह परहेज। फिर शराब, शराब क्या करता है? जैसे ही आप शराब पीते हैं तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एक्सेसिव लिपिड्स आपके ब्लड वेसल्स में बढ़ाता है। अच्छा तो ब्लड में लिपिड्स बढ़ने से क्या होगा? अगेन द रेजिस्टेंस will increase for the flow of blood, and that will cause increase in the blood pressure, जी and the fat blood vessels, blood में बढ़ता है तो ये फैट धमनियों में भी जमा होने लगता है ब्लड वेसल्स में और एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, जिससे परमानेंट नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स हो जाता है, यू नो। and these narrowing of the blood vessels increases the blood pressure, and if the deposition of this fat is in the hard blood vessels, that can cause coronary artery disease. So तंबाकू और शराब का पूरी तरह से सेवन बंद करना ही जरूरी है जी जरूरी। अब आपका खाने पीने का आदत, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर आप अगर कंट्रोल कर लें, आप देख लें तो ब्लड प्रेशर की समस्या भारत में
50% तक कम की जा सकती है आपके देश में। जी। तो अब खाने पीने का आलत जैसा सब्जियों और फलों का सेवन हम कम करने लगे हैं, ज़्यादा फास्ट फूड करने लगे हैं। तो फास्ट फूड, डिब्बा बंद फूड, ज़्यादा ट्रांस फैट के खाने, ज़्यादा फैटी मील, जी। ये ये खाना हमारे स्वास्थ्य में बैड फैट्स को इंक्रीज करता है। एंड बैड फैट्स ही हमारे लिपिड को बढ़ाते हैं, और लिपिड जब ब्लड में बढ़ता है तो वो डिपॉजिट होता है ब्लड वेसल्स में, और उसका जो है सो कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होने लगता है, और ब्लड वेसल्स का डिजीज शुरू हो जाता है, जिससे कि हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ होती जाता है। है। सर, इन वजहों के तो अलावा हाइपरटेंशन के लिए और भी कुछ जिम्मेदार कारण है क्या सर? इनके अलावा जैसे मैंने हाँ, सुना। आपका सवाल अभी अभी आप ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये जी। सब तो बड़ी कॉमन चीज है। इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी। जैसे सोडियम का ज्यादा खाना, सोडियम मतलब क्या? नमक। नमक। अगर आप नमक ज्यादा खाएंगे तो वो क्या करेगा? इसके साथ क्लोराइड एंड वाटर का रिटेंशन होता है शरीर में। जी। वाटर का रिटेंशन जब होगा जी। तो शरीर में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है। जी। ओके, वाटर रिटेंशन कहाँ होगा? इंट्रावेसल्स में, वेसल्स में। हम्म। और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करना पड़ेगा हार्ट को, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी। जी। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जी। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स को भी कंट्रोल करना है। क्या? सोडियम को कम करना है, पोटेशियम ज्यादा खाना है, तो वो मेंटेन करता है। जी। इस तरह से और भी बहुत सारी बीमारियां, जैसे अब आप बहुत कॉमन चीज बात करते हैं, तनाव, टेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर। यू डू नॉट टेक a good sleep, you do not have exercises, you do not have fruits in your diet, you do not have a oil or fat which are good fats, not the trans fats, जी। जी। वो ब्लड प्रेशर होते हैं। एक ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड भी होता है, मतलब गर्भावस्था में वो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। ऑब्स्टेट्रिशियन जो है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, वो शुरू से इस बात को देखना चाहिए कि ये लेडीज हु आर pregnant should be tested for hypertension, because pregnancy induced hypertension is very important, and it may cause many complications during the safe confinement. जी। जी। uh, Diabetes is also very common cause. You know, India is a diabetic capital, और यहाँ diabetes मतलब all metabolism are altered, and all metabolism altered means lipid metabolism also altered. Hyperlipidemia, blood में ज्यादा लिपिड होना, एथेरोस्क्लेरोसिस होना, ल्यूमेन का नैरो होना, और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काज है। जी। फिर किडनी का बीमारी, अब मैंने बताया ना कि ब्लड प्रेशर कैन कॉज किडनी डिजीज, हम्म। एंड किडनी डिजीज कैन आल्सो कॉज हाइपर हाई ब्लड प्रेशर। सो बोथ आर इंटररिलेटेड। एक्टिंग एक्टिंग फॉर द डिटोरेशन ऑफ ईच अदर। ब्लड प्रेशर को किडनी डिजीज बढ़ाता है, और किडनी डिजीज को ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। सर, कुछ स्लीप। लोगों को आप देखेंगे सोते हुए जो होते हैं और नाक बजाते हैं, या। और उनके खराटे ऐसे होते हैं कि बीच में सांस रुक जाता है, दैट इज नोन एज स्लीप एप्निया। अच्छा। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ए हाइपरटेंशन, दैट मे लीड टू हाइपरटेंशन। इसलिए स्लीप एप्निया का इलाज करना है, वजन घटाना है, इससे आपका 50% स्लीप एप्निया खत्म हो जाएगा, जी। और आपका लिपिड घट जाएगा। शुगर अगर नॉर्मल रहेगा, आप एक्सरसाइज करते रहेंगे कंट्रोल रूप से, तो आपका स्लीप एप्निया भी कंट्रोल हो जाएगा, और जी। जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। अदर जैसे कि कुछ आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, या सम प्रेगनेंसी। पिल्स लेते हैं, प्रेगनेंसी कंट्रोल पिल्स, तो वो सब भी करते हैं, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज, बट दे कैन ऑल्सो कॉज जी। हाइपरटेंशन। तो आपने हमें बताया कि किन किन सिचुएशंस में हाइपरटेंशन बढ़ता है, बट एक आम इंसान के लिए हाइपरटेंशन के लक्षण क्या होते हैं सर? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन के बारे में आप जान गए और लक्षण ही नहीं जाने तो फिर क्या फायदा। यस सर। सबसे बहुत बार हम लोग ने जब मरीजों को देखता हूँ
उन्हें हाई ब्लड प्रेशर रहता है, लेकिन वो हाई ब्लड से संबंधित सिम्टम्स लेके आते ही नहीं है। कोई कमर में दर्द लेके आता है, कोई घुटनों में दर्द लेके आता है, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशंस दे आर डिक्लेयर्ड कि ना ये तो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, इनको हाई ब्लड प्रेशर है, अच्छा। लेकिन दे आर प्रेजेंटिंग इन डिफरेंट वेज. So that is an abnormal presentation. But most common is that सर में दर्द होना, सर सर का भारी होना, ये आज बहुत सिम्टम लेके लोग आते हैं. सर कहाँ पे सर सर दर्द दर्द हो, करता है सबसे ज्यादा, मतलब सर सर दर्द? दर्द कहीं भी आगे कर सकता है, पीछे कर सकता है, और आधा हेड में भी कर सकता है. जी। लेकिन एक सिर दर्द होता है, उसमें थकान की महसूस होती है. वो कहते हैं कि मैं जब चलता हूँ थोड़ी दूर तो दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है, सांस फूलने लगता है, धड़कनें कभी-कभी अनियमित हो जाती हैं. जी। हुँ, जी। तो ये आँखों में भी परेशानी होती है, जी। और सीना, छाती में दर्द होने लगता है। जी। किसी-किसी को नाक से खून भी आने लगता है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है। बहुत से मरीज ऐसे आते हैं कि नाक से खून बह रहा है, डॉक्टर साहब इलाज कराना है। देखा जाता है तो दे आर ऑफ सीवियर ग्रेड ऑफ हाइपरटेंशन, जी। एंड दे आर ट्रीटेड फॉर हाइपरटेंशन एंड देयर एपिस्टैक्सिस इज कंट्रोल्ड. सो इसके बहुत सारे लक्षण हैं, सर तो और सबसे आपने बड़ा है कि बताया हमें, नींद रात को नहीं आना, यस सर, सर आपने नींद भी हमें नहीं आती है। सिर दर्द, कुछ थकान, देखने में परेशानी, सांस में तकलीफ, अनियमित धड़कन, छाती या गर्दन, कान में फुंसियाँ, या सीने में दर्द और नाक से खून बहना बताया। सो ये लक्षण अगर किसी के पास है तो ये हो गया कि उनको हाई बीपी का शिकार हो सकते हैं। बट सर हो सकती है। हाइपरटेंशन से होने वाली जो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है सर? वेरी गुड. अभी तो आपने जैसे समझ लिया कि ये लक्षण यदि मिलते हैं तो तुरंत वो डॉक्टर से अपना बीपी चेक कराएं, या स्वयं आजकल बीपी मशीनें आ गई हैं, लेकिन उसको चेक करने का तरीका उनको जानना चाहिए. उस भी एक दिन हम लोग बताएंगे अच्छी तरह से, किस तरह से आप कफ को बांधें, सो दैट कि जो कॉर्ड है वो पैरेलल टू ब्रेकियल आर्टरी रहे, फ्रंट पार्ट, और उस मशीन का लेवल हार्ट के लेवल में रहे, आप रिलैक्स रहें, और 2 बार बीपी नापें, बैटरी को देखें जो ऑटोमेटिक मशीन है वो ठीक है कि नहीं है, अपडेट होना चाहिए, और तब वो कंपेयर करें बीपी कितना है. मीन्स बीपी मशीन का जो है वो हाइट हार्ट के हाइट के बराबर होनी चाहिए, एंड ट्यूब्स है दैट शुड बी पैरेलल टू द ब्रेकियल आर्टरी फॉरवर्ड. ये इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड प्रेशर देखने में, और उनको जरूर देखना चाहिए जिसमें ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो देख करके वो उसको कंफर्म होने कि नहीं है बीपी अथवा है बीपी. अब है, अगर है बीपी तो भाई क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं. मैंने पहले बता दिया कि उसमें ब्लड में लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ा रहता है, तो अगर ब्रेन में बढ़ जाएगा तो कहीं से ब्लड वेसल्स में हल्के छोटे छेद हो सकते हैं, लीक कर सकते हैं, और ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, या थ्रोम्बोसिस ब्रेन में हो सकता है, इसको भी स्ट्रोक बोलते हैं. दिल में भी उसी तरह की घटनाएं हो सकती हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, कार्डियक, तो हम उसको दिल का दौरा बोलते हैं. और दूसरा है, अगर बहुत ज़्यादा फोर्स से ब्लड किसी ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, तो हो सकता है कि ब्लड वेसल्स के कुछ लेयर, 3 लेयर होते हैं, 1-2 लेयर को टियर कर दे, तो एन्यूरिज्म हो जाएगा. और किसी-किसी को यदि ब्लड वेसल्स इतना नैरो हो गया है जी। कि हार्ट को सप्लाई मिलना मुश्किल, सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. जी। मैंने कहा किडनी और ब्लड प्रेशर का बहुत अन्योन्याश्रय संबंध है, तो किडनी में जो है वो बीमारी आ सकती है, हाइपरटेंसिव रीनल डिजीज हो सकता है. जी। आँखों में, रेटिना में उनको हेमरेज हो सकता है, जिससे देखने में बहुत तकलीफ हो सकती है. ब्रेन में जब ब्लड सप्लाई पूर्णतः नहीं होगा, तो ब्रेन में जो डिमेंशिया होता है, डिजेनरेशन होने लगेगा ब्रेन के ग्रे मैटर का, तो उसको हम वास्कुलर डिमेंशिया कहते हैं. इस तरह से दे आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन. अगर वो हाइपरटेंशन बिना आपके ध्यान दिए हुए
लंबे समय तक आपके अंदर शरीर में रहता है, तो वो ये लॉन्ग स्टैंडिंग कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग और वेरी डेबिलिटेटिंग जी। आपके लिए हो सकता है। जी सर, हाइपरटेंशन का हम इलाज कैसे कर सकते हैं? देखिए, एज एलोपैथिक डॉक्टर तो मैं बोलूँगा कि हाइपरटेंशन की बहुत सारी अच्छी-अच्छी दवाएँ आ गई हैं। आपको जागरूक रहना है, आपको जिस तरह से लक्षण का थोड़ा-सा भी आभास हो कि मुझे है, तो आप तुरंत चेक करा लें। एक चेकिंग पर ध्यान नहीं दें, 2 बार 3 बार चेक कराते रहें आप, 3-4 महीने पर आप कि आपका ब्लड प्रेशर है ठीक या आपको ज़रूरत है। जी। जहाँ तक एलोपैथिक दवाइयाँ का है, मैंने कहा अच्छी-अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन इन दवाइयों को अपने से सेवन कभी नहीं करें। जी। डॉक्टर के आप सलाह पर, उनके संसर्ग में आकर सो दैट कि वे दवाइयों का दुष्प्रभाव और सुप्रभाव दोनों अपने सामने देखते रहें और आपको मॉनिटर करके फाइनली फिक्स करें कि हाँ, ये दवाई आपको चलनी चाहिए क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कुछ लंबी चलती हैं। अच्छा। लेकिन मैं बताऊँगा कि आप अगर कुछ और भी उपाय करेंगे तो इन दवाइयों से आप छुटकारा पा सकते हैं और कम से कम चल सकती है। जी बताइए। तो अ, इन दवाइयों के बारे में मैं नहीं बताऊँगा। क्यों? क्यों ये दवा आप डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर के संसर्ग में, उनके सुपरविज़न में ही लेंगे और उसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। एलोपैथिक पोर्शन को मैं ओमिट करता हूँ। यस सर। अब मैं बताता हूँ कि व्हाट अदर थिंग्स यू हैव टू ब्रिंग अबाउट चेंजेज़ इन योर लाइफ़स्टाइल। जी। ठीक है? जी। That is very important. Even if you are taking allopathic medicine, you can change your lifestyle. And the first and foremost is reduce your weight. अपना वजन 5 से 7 किलो जितना भी हो, अगर आप ओबेसिटी लेवल पर हैं, ओबेसिटी से ज़्यादा हैं, तो आप अंदर में आ जाइए और ओबेस लेवल से अंदर में आ जाइए। उसके लिए आपको वजन घटाना है। जी। वजन घटाने के लिए सबसे बड़ा क्या है? एक्सरसाइज। आप योगा, यस, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और ध्यान, 3 चीज, हाफ एन आवर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। समय निकालना पड़ेगा आपको अपने स्वास्थ्य को। लंबा समय जीने के लिए इस जीवन से थोड़ा-थोड़ा समय अपने लिए आपको निकालना पड़ेगा। यस सर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप 30 मिनट तक ये 3 चीज़, योगा, एक्सरसाइज, ध्यान और प्राणायाम ज़रूर करें, ज़रूर करें। बहुत आसान है। यस। शराब और सिगरेट पीना अविलंब बंद करें। जी। अब आप खान-पान में फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाएँ, हरी सब्जियाँ, और दिन में 5 बार फल और सब्जियों को खाना के रूप में खाएँ, थोड़ा-थोड़ा, फल और सब्जियाँ। इसका इसका महत्व हम लोगों ने आगे अपने कुछ पिछले मीटिंग्स में कुछ-कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो जी। फल सब्जियाँ आपको खाना है। जी। साथ-साथ आपको अ, मल्टीग्रेन्स एंड स्प्राउट्स, उसका भी सेवन करना है। जी। चिया सीड्स एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सुबह में आप 1 चम्मच रोज़ पी सकते हैं। रात में पानी में 1 चम्मच से 2 चम्मच तक चिया सीड्स, CHIA, चिया सीड्स को फुला दें जी। और जब वो भिगो करके पूरा हो जाए, तो सुबह में उसको पानी में मिला करके, गरम अथवा ठंडा जो भी आपको सूट करे, आप उसमें रोज़ पीना शुरू करें। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन योर controlling blood pressures and taking care of your blood vessels. That is very important. जी। फल सब्जियां 5 बार खाएं, थोड़े थोड़े समय पर रखें, टिफिन की जगह पर वही सब लेकर के रहें, बहुत अच्छी बात है। और फिर नमक का कम सेवन करना। सोडियम, लो सोडियम वाले नमक भी आ गए हैं बाजार में, हम्म। आप उसका सेवन करें। हाई पोटेशियम वाले फूड आपको लेना है। पनीर, अचार, पापड़ इत्यादि का सेवन कम करें, जी। नहीं करें। और केले, फल इत्यादि में पोटेशियम काफ़ी मात्रा में। आलू, तला हुआ नहीं, चूँकि इसमें स्टार्च है, यदि डायबिटीज़ नहीं है आपको, तो आलू पका करके, मीनिंग देयर बाय अनफ्राइड,
पोटैटो आप खाएं, पोटेशियम काफी मिलेगा, सही, जी जी नो प्रॉब्लम। जी और तली हुई चीजें, जी जंक फूड, समोसा हमारे यहाँ बहुत फेमस है, बर्गर और पिज्जा भी फेमस है, लोग खा रहे हैं। दे आर अर्निंग मनी एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ। लेटर ऑन they will try to regain health at the cost of their money. जी So please take care of this. So go for the natural food, natural fruit, home cooked food without fat, little fat, trans fat तो बिल्कुल नहीं, trans fat जहाँ जैसे कि आप समोसा जाते हैं दुकान में खरीदने, आप जी बोलते हैं ठंडा हो गया तो फिर से गर्म कर दो, तो वो जला हुआ तेल एक विष होता है जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ अहीफेन, तो तेल इत्यादि के द्वारा बना हुआ विष है, वो विष है हमारे लिए। और वो ट्रांस फैट है। पाव रोटी जो बनाते हैं लोग, उसमें भी वेजिटेबल ऑयल्स डालते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स कंटेन a lot of trans fats। तो इस ट्रांस फैट्स को हमको कम करके हमको एक लाइट फैट ओलिव ऑयल टाइप ऑफ थिंग्स, मस्टर्ड ऑयल, ये जी हमें लेना है और हमें खाना है, और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है कि हम बॉडी मास इंडेक्स में कभी भी लिमिट को क्रॉस नहीं करें, और अपने जीवन शैली को एक बांध करके रूटीन वे में खान पान व्यायाम मिला करके हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी ऑन ब्लड प्रेशर, स्पेशली हाइपरटेंशन, और किस तरह से हम अपना खुद अपने कुछ प्रिकॉशंस लेके, कुछ दिनचर्या और हमारी डेली रूटीन को बदल के हम अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।